नमस्कार, राम राम सा धोरा क्लासेस परिवार में एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। तो हो गया है आगाज एक नई क्लास का, यानी दैनिक विज्ञान जो है आज आपकी क्लास शुरू करवा रहे हैं। और हमेशा इस समय 10 बजे परमवीर सर आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। अब पहला सवाल यह है दैनिक विज्ञान शुरू करने से पहले कि दैनिक विज्ञान में कहाँ कहाँ से सवाल आएंगे। तो आपको बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन सर्वाधिक जो सवाल है वो बायोलॉजी वाले पार्ट से ही पूछे जाएंगे। और कितने सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इसको लेकर मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों के फिर कमेंट आते हैं बीच में कि भाई सर बताओ कितने सवाल हमसे पूछे जाएंगे दैनिक साइंस की, क्योंकि दैनिक साइंस और मैथ को अलग से आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। आपको ये समझ लेना है कि दैनिक विज्ञान में आप ये समझिए कि 20 से लेकर 25 सवाल आपके पेपर में छपेंगे। ठीक है, कितने सवाल? 20 से लेकर 25 सवाल। और मैथ की मैं बात करूं तो 10 कम से कम, अधिकतम जो है 15 सवाल जो है वो मैथ के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि आप मैथ छोड़ दो या साइंस छोड़ दो। एग्जाम में पता नहीं होता कि कौन सा सब्जेक्ट आसान पड़ जाए, कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल आ जाए। तो मैथ को लेकर मैं अलग सेशन में आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर कौन कौन से टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ना है। तो साइंस और मैथ के टॉपिक में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हमें अच्छे से कवर करना है। और आरएसएम एसएसबी के पेपर में साइंस में सबसे ज्यादा सवाल कहां से पूछे गए अब तक और कौन से पूछे गए हैं, ये मैं सब बता दूंगा। करवाने का काम रहेगा परमवीर सर का, और ये सर की पहली क्लास है तो आप सबको कोऑपरेट करना है। ज्यादा से ज्यादा सेशन को आपको लाइक और शेयर कर देना है। आप जितने भी साथी जुड़े हो, मैं चाहूंगा एक बार फटाफट आप यस लिख दो। और ये क्लास आप तक पहुंच गई है तो एक बार आप लाइव चैट ओपन कर लो, लाइव चैट में लिख दो आपकी शुरू करें ना सर। और ये यूट्यूब की सारी क्लासें हमारी तरफ से आपके लिए निःशुल्क रहेगी, लेकिन अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन पर संपूर्ण कोर्स उपलब्ध करवाया गया है, वहां से आप तैयारी कीजिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट बी का भी कोर्स उपलब्ध है, 399 रुपए के अंदर आप वो लेकर भी तैयारी कर सकते हैं। वहां पर क्या है कि आप कभी भी अपनी क्लास को देख सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। साथ में क्लास के नोट्स मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाती है, साथ में प्रश्नोत्तरियां मिल जाती है, टेस्ट सीरीज भी वहां पर आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो आप एक बार धुरा क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर भी जरूर चेकआउट कर लें, ठीक है। और ये क्लास इसी टाइम रहेगी, तो इस समय 10 बजे आपको हमेशा तैयार रहना है। साइंस की शानदार जोरदार जबरदस्त आपकी जो तैयारी है वो इस क्लास से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आगे मैं क्लास की कमान सर को सौंप रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सब क्लास को ध्यान से और पूरा अच्छे से देखने वाले हो, ठीक है। लीजिए सर। नमस्कार साथियों, धोरा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं परमवीर गुर्जर आप सभी के लिए साइंस का सेशन लेके आया हूं, जो कि वैसे पशु परिचर के लिए भी है और बाकी अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के अंदर ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज की जो क्लास है वही तंत्रिका तंत्र से अपन शुरू करने वाले हैं, जो मानव शरीर का एक पार्ट होता है। तो देखिए आज के प्रश्न देखते हैं अपन। आज का पहला प्रश्न है, मस्तिष्क के चारों ओर आवरण पाया जाता है उसे कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। क्रेनियम बॉक्स कहा जाता है, या कोशिका भित्ति, या मेरु रज्जु, या मेरु द्रव्य। तो इसका आंसर होगा क्रेनियम बॉक्स, क्योंकि भाई देखो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। अब मस्तिष्क है, सीधा तो मस्तिष्क होगा नहीं, तो इसके बाहर इसको जो दृढ़ आवरण देता है, हड्डियों का बना एक क्रेनियम बॉक्स पाया जाता है, जिसे आप आम भाषा में खोपड़ी भी कहते हैं। तो वो अस्थियों से बना होता है और मस्तिष्क के चारों ओर का जो आवरण होता है चोटों से बचाए रखने में यह सहायक होता है। तो ये हो गया क्रेनियम बॉक्स। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो भाई इसके अंदर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र के अंदर ही अपन मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके ऑप्शन है मेरु रज्जु, प्रमस्तिष्क, तंत्रिका कोशिका, या इनमें से कोई नहीं। मेरु रज्जु रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है भाई, तो वो तो इसकी इकाई होगी नहीं, क्योंकि अपन मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। प्रमस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क का ही एक भाग होता है, तो ये भी नहीं होगा। तंत्रिका कोशिका, इसका सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, जिसे अपन न्यूरॉन भी कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो होती है वो मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है भाई? एनुमस्तिष्क है, राइबोसोम है, तंत्रिका कोशिका है, या सेरिब्रम है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। कुछ बच्चे सी लिख रहे हैं, कुछ डी लिख रहे हैं, किन्हीं का आंसर ए भी आ रहा है। हाँ, जुगल किशोर लिख रहा है कि इसके बिना हम कुछ नहीं है। हाँ भाई, मस्तिष्क के बिना हम कुछ भी नहीं है। जितना भी शारीरिक कंट्रोल होता है वो सारा मस्तिष्क से ही होता है।
ए नहीं है भाई, कुछ बच्चे ए भी लिख रहे हैं। अनुमस्तिष्क जो है वो इसका बड़ा भाग नहीं है। अनुमस्तिष्क तो मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और जो अनुमस्तिष्क है इसे सेरिबेलम भी कहा जाता है, ये मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। और इसके अंदर आप लिख सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा भाग। इसके बाद में है राइबोसोम। तो राइबोसोम तो भाई कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग है जो प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित होते हैं। इसके अलावा जो तंत्रिका कोशिका है वह तो मस्तिष्क की इकाई है। इसके बाद में है चौथा प्रश्न, मस्तिष्क एवं क्रेनियम बॉक्स के मध्य पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है भाई? तो ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, बी ऑप्शन कोशिका भित्ति, सी खोपड़ी या डी मेनिंजेज। ऑप्शन आप कमेंट में लिख सकते हैं। कुछ बच्चे डी लिख रहे हैं, कुछ ए लिख रहे हैं। भाई तंत्रिका कोशिका तो इसकी इकाई हो गई। कोशिका भित्ति कोशिका के अंदर पाई जाने वाली बाहरी संरचना होती है। खोपड़ी जो है वो तो बाहरी आवरण हो गया मस्तिष्क का। अभी मैंने बताया था कि मस्तिष्क की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, तो इसका जो बाहरी आवरण होता है वो होता है भाई खोपड़ी। तो जो इसके बीच में प्रश्न क्या पूछा गया आपसे वो देखिए पहले। मस्तिष्क एवं क्रेनियम बॉक्स के मध्य पाया जाने वाला आवरण, तो इसके मध्य जो आवरण पाया जाएगा उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये आवरण होता है मेनिंजेज। अब मेनिंजेज के अंदर भी क्या क्या होते हैं? इसके बीच में जो मस्तिष्क और जो क्रेनियम बॉक्स होता है इसके बीच में 3 पतली झिल्लियां पाई जाती है। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? मेनिंजेज, जिसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ये सबसे नजदीक होती है उसे कहा जाता है पायोमेटर, जो सबसे मध्य में होती है इसे कहा जाता है एरिकनोइड, और जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है इसे कहा जाता है ड्यूरामेटर। अब आप पूछोगे कि भाई ये आवरण क्यों पाया जाता है? भाई चोटों से बचाए रखने में, जब बाहरी चोटें लग सकती है भाई मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क को चोटों से बचाए रखने के लिए ये आवरण पाया जाता है जो 3 झिल्लियों का बना होता है। इन तीनों झिल्लियों को मिला के क्या बोलते हैं अपन? मेनिंजेज कहा जाता है। क्योंकि ये तो भाई दृढ़ आवरण है जो खोपड़ी होता है वो, तो अगर उस पर चोट लगेगी तो वो तो मस्तिष्क पे भी घाव लगेगा ही। तो इसके लिए बीच में क्या पाई जाती है? 3 झिल्लियां पाई जाती है जो बाहरी चोटों से बचाए रखने में सहायक होती है। तो इसका आंसर हो गया डी, मेनिंजेज। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क एवं क्रेनियम बॉक्स के मध्य पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ कहलाता है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं भाई। कुछ सी लिख रहे हैं, कुछ बी लिख रहे हैं। तो भाई अपन ने जैसे अभी देखा, पिछली स्लाइड पे देखिए, अपन ने देखा कि ये तो 3 झिल्लियां पाई जाती है। अब इन 3 झिल्लियां सीधी थोड़ी होगी, इनके बीच में द्रव्य पदार्थ भी पाया जाएगा। तो जो द्रव्य पदार्थ पाया जाता है उसे कहा जाता है प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य। तो ये प्रश्न भी यही है कि भाई मस्तिष्क एवं क्रेनियम बॉक्स के मध्य पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ क्या कहलाता है? तो जो द्रव्य पदार्थ होगा उसे क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला तरल पदार्थ होता है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। थैलेमस मस्तिष्क का एक भाग होता है। और कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ताप नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो भाई। जय श्री कृष्णा भाई। कुछ सुरेश मेघवाल लिख रहा है कैसे हो भाई? ठीक है, आप कैसे हो? कुछ लोगों का आंसर आ रहा है बी। तो भाई बी आंसर तो सही है, पर अपन देखते हैं कि भाई मनुष्य में कितने प्रकार के अंग पाए जाते हैं। तो अपन उसको एक विस्तार से अगर देखें तो भाई मस्तिष्क है, मैं इसको आपको पूरा ही समझा देता हूं। ये 3 भाग होते हैं इसके।
पहला भाग होता है जिसे अपन कहते हैं अग्र मस्तिष्क। जो दूसरा भाग होता है इसे कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। और जो ये होता है अंतिम भाग, इसे कहा जाता है, जो पीछे स्थित होता है उसे कहते हैं पश्च मस्तिष्क। अब इन जितने भी मस्तिष्क के भाग होते हैं उन्हें इन 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। अग्र मस्तिष्क के अंदर सबसे पहले आता है प्रमस्तिष्क, जिसे अपन सेरिब्रम भी कह सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है भाई मानव शरीर में? ये जितने भी अपनी चिंतन शक्ति होती है, सोचने की शक्ति होती है, बुद्धिमत्ता और याददाश्त का जो केंद्र होता है वो होता है प्रमस्तिष्क। इसके बाद में आता है थैलेमस। थैलेमस जो होता है वो ठंडे गर्म आदि का अभाव कराने के लिए कौन होता है उत्तरदायी? तो मस्तिष्क के अंदर होता है थैलेमस। जितने भी ठंडे अपने को त्वचा को ठंड और गर्मी का जो एहसास होता है वो अपन को थैलेमस जो है वही नियंत्रित करता है। तो ये भी एक अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। इसके बाद में आता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है ये जितनी भी ग्रंथियां होती है शरीर के अंदर, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उन सभी का कंट्रोल कौन करता है भाई? हाइपोथैलेमस करता है। और ये पीयूष ग्रंथि जो है उसका कंट्रोल करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि को अपन मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो इसे क्या कह देंगे? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कह देंगे। इसके बाद में इसमें होता है घ्राण पिंड, जो कि सूंघने से संबंधित होते हैं। भाई कुत्ते जो होते हैं उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो मनुष्य से कहीं ज्यादा होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि इनके अंदर जो घ्राण पिंड होते हैं वो बड़े होते हैं मनुष्य की अपेक्षा। तो ये क्या हो गए? ये चारों भाग किसके हो गए भाई? अग्र मस्तिष्क के चारों भाग हो गए। इसके बाद में मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क में कौन कौन से होंगे भाई? उषा जाकर पूछ रही है सर एनिमल अटेंडेंट में गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती है क्या? बिल्कुल भर सकती है भाई। ये कोर्स फिर आपके लिए तो चलाया जा रहा है। आप पूछ रहे हो फॉर्म भर सकते हैं क्या? फॉर्म तो भरना ही है। इसके बाद में आता है भाई मध्य मस्तिष्क। तो इसके अंदर होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसका क्या कार्य होता है भाई? ये जो होता है भाई ये आपके देखने व सुनने का केंद्र जो होता है मस्तिष्क के अंदर वो होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और इसके अलावा मध्य मस्तिष्क में और क्या आता है भाई? तो सेरिब्रल पेडुंकल, ये भी एक मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। इसका क्या कार्य है भाई? ये एक तंतुओं का बना बंडल होता है जो कि सेरिब्रम को अन्य जितना भी मस्तिष्क है उससे जोड़े रखता है। तो ये इसका कार्य हो गया। तो मध्य मस्तिष्क के अंदर कौन कौन से पार्ट आ गए यहाँ पे आपके सामने? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडुंकल। इसके बाद में पश्च मस्तिष्क। इसके अंदर आपके हैं पॉन्स वेरोलाई, इसके अलावा अनुमस्तिष्क, और एक पार्ट होता है मेडुला ओब्लांगेटा। जल्दी से इन तीनों के कार्य बताओ भाई क्या होते हैं? हाँ ज्योति तारण लिख रही है अनुमस्तिष्क। हाँ बिल्कुल, अनुमस्तिष्क जो है वो पश्चिम मस्तिष्क का ही पार्ट होता है, जिसे अपन सेरिबेलम भी कह सकते हैं। तो भाई इनके कार्य जल्दी से देखते हैं कि पोन्स वेरोलाई जो होता है वो श्वसन का केंद्र होता है। हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन का केंद्र है वो कौन होता है? पोन्स वेरोलाई। अनुमस्तिष्क या जो सेरिबेलम होता है ये मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। इसके अलावा इसका कार्य बताओ। जो शारीरिक संतुलन होता है वो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, इसे अपन और क्या बोल सकते हैं? सेरिबेलम भी कह सकते हैं। तो भाई इसको आप याद कैसे रख सकते हो? भाई अपने देखा है कि औरतें हैं वही पुरुषों पे नियंत्रण रखती है। किसके द्वारा रखती है? बेलन के द्वारा। तो आप ये देखें इसमें लिखा हुआ बेलन, बेलम है लेकिन बेलन से आप याद रख सकते हैं कि बेलन से क्या करती है भाई? औरतें पुरुषों पे नियंत्रण रखती है। तो इसका कार्य क्या हो गया सेरिबेलम का? शारीरिक जो नियंत्रण होता है, शारीरिक संतुलन बनाए रखना, वो किसका काम होता है? सेरिबेलम का। इसके बाद में है मेडुला ओब्लांगेटा। इसका क्या कार्य है?
जो हमारे शरीर की मेरुरज्जु होती है, रीढ़ की हड्डी, वो इसी से जुड़ी होती है मस्तिष्क के अंदर। तो इसका कार्य हो गया, जो शारीरिक गतिविधियां होती है उन पे नियंत्रण कौन रखता है? मेडुला ओब्लांगेटा। तो अब प्रश्न क्या पूछा गया है? अपना प्रश्न था मस्तिष्क में ताप नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस जो है वो ताप का नियंत्रण रखता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। ये प्रश्न अभी आया था, मस्तिष्क की इकाई, मस्तिष्क हो या तंत्रिका तंत्र हो, दोनों की इकाई क्या हो गई? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। इसके अगला प्रश्न है, इनमें से मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? अभी बताया था मैंने पिछली स्लाइड पे, तो बताओ मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है भाई? मैंने कहा था पीयूष ग्रंथि जो है उसका नियंत्रण कहीं ना कहीं कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। तो पीयूष ग्रंथि को जब मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाएगा? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं भाई? मास्टर ग्लैंड। तो ये क्या हो गई? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। थैलेमस है जो मस्तिष्क का ही भाग है, जो देखने व सुनने पे नियंत्रण रखता है, और न्यूरॉन जो है वो मस्तिष्क की इकाई हो गई। अगला प्रश्न, मेडुला ओब्लांगेटा किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है या मध्य मस्तिष्क का है या पश्चिम मस्तिष्क का है या अनुमस्तिष्क का है? तो अभी मैंने बताया जो अग्र मस्तिष्क है इसके अंदर कौन कौन से भाग आते हैं भाई? इसके अंदर आपके आता है सबसे पहले प्रमस्तिष्क, घ्राणपिंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के अंदर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडुंकल। पश्चिम मस्तिष्क के अंदर जो अनुमस्तिष्क है वो इसी का ही पार्ट होता है, जिसे अपन सेरिबेलम भी कहते हैं। इसके अलावा मेडुला ओब्लांगेटा और पॉन्स पेरोलाई। तो इसका भाग भाई, मेडुला ओब्लांगेटा किसका भाग हो गया मस्तिष्क के अंदर? तो पश्चिम मस्तिष्क का भाग हो गया। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में मेरु तंत्रिकाएं कितने जोड़ी होती है? तो जितनी तंत्रिकाएं होती है न्यूरॉन्स, उन्हें अपन उत्पत्ति के आधार पर दो पार्ट में बांटते हैं भाई। उत्पत्ति के आधार पर तंत्रिकाएं, एक तो होती है कपाल तंत्रिकाएं, जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है भाई? मस्तिष्क से, तो उन्हें अपन नाम दे देंगे कपाल तंत्रिकाएं। और जो दूसरी होती है उन्हें मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं, जो मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है। तो प्रश्न है, मस्तिष्क में मेरु तंत्रिकाएं कितने जोड़ी होती है? तो जो कपाल तंत्रिकाएं होती है वो 12 जोड़ी होती है, और जो मेरु तंत्रिकाएं होती है वो 31 जोड़ी होती है। तो आपका प्रश्न है, मस्तिष्क में मेरु तंत्रिकाएं कितने जोड़ी होती है? ऑप्शन है 12, 31, 33 या 13। तो बी ऑप्शन सही होगा, 31 जोड़ी। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? कमेंट बॉक्स में बताओ, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तीनों लिख रही है, प्रणाम गुरुजी, खुश रहो। ज्योति चारण लिख रही है कपाल 12, मेरु 33। 33 नहीं है भाई, मेरु तंत्रिकाएं जो होती है वो 31 जोड़ी होती है। इसका आंसर बताओ, आप पिछले वाले का बता रहे हो अभी तक। ललित कुमार मीणा कह रहा ए ऑप्शन। ए कैसे होगा भाई? ए तो सेरिबेलम है जिसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है। वो तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है? दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग पूछा है यहाँ पे। डी ऑप्शन आ रहा है तनसुख तरु जाट का। तो भाई सही आंसर हो गया डी, सेरिब्रम या पश्चिम मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, या मेडुला ओब्लांगेटा से, या अग्र मस्तिष्क से? का आंसर दो कमेंट बॉक्स में। अभी बताया ये भी। सुरेश कुमार डी लिख रहा है। उस्ताद जाकर क्वेश्चन 11 का डी लिख रही है। वो हो गया भाई। 12वें प्रश्न का आंसर दो। तरुजार सी लिख रही है। टुट्टू भाई सा जय श्री बालाजी की। हाँ भाई, जय श्री बालाजी की। सभी का सी ऑप्शन आ रहा है। तो सही आंसर क्या हो गया? मेडुला ओब्लांगेटा, जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है मेरुरज्जु, वो किससे जुड़ी होती है? मेडुला ओब्लांगेटा से, जो किसका भाग है भाई? पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है। अगला प्रश्न, बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन शक्ति आदि का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? इसका आंसर दो।
हाइपोथैलेमस होता है या थैलेमस होता है, अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम? इसका मैंने अभी बताया था, सी कैसे होगा भाई, इनको थोड़ी बताना है। इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, सेरिब्रम, या इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। तो हमारे शरीर की जो चिंतन शक्ति होती है, बुद्धिमत्ता होती है, याददाश्त होती है, आदि का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होता है। अनुमस्तिष्क अपने देखा था, सेरिबेलम शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। थैलेमस अपने देखा था, देखने व सुनने की शक्ति के लिए आवश्यक। हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रण, अन्य सभी ग्रंथियों के हार्मोन्स का नियंत्रण यही रखता है। उसके अलावा जो अपनी भावनाएं होती है उनका भी केंद्र कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। वह जितना भी किसी को गुस्सा आता है, कोई प्रेम की भावना हो या घृणा की भावना हो, सभी का केंद्र कौन होगा? हाइपोथैलेमस होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से घ्राण पिंड संबंधित है श्वसन से, सुगंध से, देखने से या सोचने से? ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। इसका आंसर दो। आंसर डी आ रहा है, डी नहीं, और बताओ कोई। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा भाई? घ्राण पिंड किससे संबंधित होते हैं? सूंघने से संबंधित होते हैं। तो सुगंध हो गया। श्वसन से संबंधित कौन था भाई? अभी बताया था, जो पोन्स फेरोलाई होता है वो श्वसन का केंद्र होता है। देखने से संबंधित कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है वो देखने से संबंधित होता है। और सोचने की शक्ति हाइपोथैलेमस नहीं, वो सॉरी सेरिब्रम जो होता है प्रमस्तिष्क, वो होता है सोचने से संबंधित। अभी अपने देखा था ना, चिंतन शक्ति, याददाश्त, बुद्धिमत्ता, तो सोचने से संबंधित कौन हो गया? प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न, मानव के मस्तिष्क में तंत्रिका के कितने युग्म पाए जाते हैं? अभी अपन ने देखा था कि जो मेरु तंत्रिकाएं होती है वो 31 जोड़ी होती है, और दूसरी कौन सी होती है? जो मस्तिष्क से उत्पन्न हुई है उन्हें कहते हैं कपाल तंत्रिकाएं। तो मानव के मस्तिष्क में तंत्रिका के कितने युग्म पाए जाएंगे? आंसर लिखो इसका जल्दी। कुछ भी ऑप्शन कह रहे हैं, ज्यादातर ए। राधेश्याम ए लिख रहा है, तंसु गोटारिया भी ए, ललित कुमार ए ऑप्शन लिख रहे हैं। अब सभी का आंसर ए आ रहा है। तो मानव के मस्तिष्क में जो तंत्रिकाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? कपाल तंत्रिकाएं। जो कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। और जो मेरु तंत्रिकाएं होती है वो 31 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? साइटोन, मेलिन, एक्सोन या डेंड्राइट? राम राम सा गुरुजी नागौर से, राम राम सा भाई। तो भाई न्यूरॉन की संरचना देखी है ना सभी ने? इन चारों भागों की अपन बात करते हैं। देखो भाई न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है। इस प्रकार की न्यूरॉन की संरचना होती है, और इसके नीचे जो लंबा भाग निकला होता है इस प्रकार से, और यहां से भी कुछ ऐसी संरचनाएं होती है पेड़ की टहनियों जैसे। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो ये जो बाहर निकला हुआ लंबा भाग है इसे क्या कहेंगे? जो ये भाग है ऊपर का इसे कहते हैं साइटोन। इसके अलावा जो ये निकले होते हैं इन्हें कहते हैं डेंड्राइट। और जो ये लंबा भाग निकला होता है इसे क्या कहा जाता है? एक्सोन। और ये मेलिन क्या है? तो यहां पे कुछ वसा की परत पाई जाती है, आवरण, इस प्रकार से। इसे कहते हैं माइलिन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? एक्सोन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मेरु रज्जु के कार्य है। मेरु रज्जु जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है उसके क्या कार्य हो सकते हैं भाई बताओ?
ऑप्शन ए है प्रतिवर्ती क्रियाओं में नियम समन्वय व नियंत्रण रखना। ऑप्शन बी है मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। केवल ए या ए व बी दोनों, इसका आंसर दो। नेहा चौहान सी लिख रही है, तनसुख डी लिख रहा है, राधेश्याम ने भी डी लिखा है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ, ज्यादातर लिख रहे हैं बोथ। तो भाई बोथ नहीं है, बोथ ए व बी ऐसे लिखो पूरा। ऐसे बोथ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा भाई? ए व बी दोनों। मेरुरज्जु जो है क्या होती है भाई? रीढ़ की हड्डी होती है। तो वो क्या 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 कार्य कर सकती है? प्रतिवर्ती क्रियाओं में जो समन्वय या नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती है? जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं भी बोल सकते हैं अपन। मस्तिष्क से आने वाली जो उद्दीपन है, मस्तिष्क से जो भी अपने को उद्दीपन आ रहे हैं या संवेदनाएं आ रही है, उनका चालन भी कौन करती है? तो मेरुरज्जु ही करती है, क्योंकि सारी हड्डियां किससे जुड़ी होती है? मेरुरज्जु से। तो ये दोनों ही कार्य किसके हो गए? मेरुरज्जु के दोनों ही कार्य हो गए। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ओस्टियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। तो जो अंतःस्रावी तंत्र है उनके अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं भाई? तो आपको आंसर देना है। गुड मॉर्निंग, लक्ष्मी लिख रही है आज सर नहीं आ रहे। नहीं कैसे आ रहे? आए हैं ना? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? एंडोक्राइनोलॉजी होगा इसका आंसर। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी या अंतःस्रावी विज्ञान। तो भाई ये अन्य तीन ऑप्शन है, अपन को तो भाई सभी का क्या करना है? सभी की चीरफाड़ करनी है। तो जो ओस्टियोलॉजी है ये किसके अध्ययन को कहा जाता है? ये अस्थियों के जो अध्ययन होता है या कंकाल तंत्र का अध्ययन। तो इससे संबंधित कौन सा हो गया? ओस्टियोलॉजी। कार्डियोलॉजी ये हृदय से संबंधित होता है भाई। जब अपन हृदय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों के संबंधित जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी, आप इसे पक्षी क्या करते हैं भाई? उड़ते हैं, तो अपन इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं उड़निथोलॉजी। ऐसे याद रह जाएगा आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए है ग्रेगर जॉन मेंडल, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट ब्राउन और डी एडिशन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। प्रियंका बिश्नोई लिख रही है गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सेकंड प्रश्न का आंसर दें आप जल्दी से। तनसुख गोटारिया लिख रहा है डी। सही है तनसुख, अब कमेंट आ रहे हैं डी के। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिशन। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन होता है? तो एडिशन होता है। तो ये बाकी तीन, इनका भी पोस्टमार्टम करना है अपन को। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल है ये किसका जनक है भाई? इसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट हुक इसे कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन सब की बात अपन जब आगे कोशिका पढ़ेंगे तब उसमें भी वापस करेंगे। तो कोशिका विज्ञान का जनक कौन होता है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन इसने क्या किया था भाई? इसने केंद्रक की खोज की थी। कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है न्यूक्लियस, उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन हो गए? एडिशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सबसे छोटी ग्रंथि है, इसका आंसर आपको देना है। थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के भेजें। गायत्री लिख रही है बी, लक्ष्मी गुज्जर ने लिखा है बी, तनसुख ने सी लिखा है। तनसुख का आंसर सही है भाई। प्रिंस ने बी लिखा है। भाई बी कैसे होगा? प्रियंका बिश्नोई ने सी लिखा है, माया प्रजापति ने भी सी लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि जो होती है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ये हो गई। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो थायराइड ग्रंथि होती है ये सबसे बड़ी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि ये भी एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि ये भी एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो गई? पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में से जो ग्रंथियां उनमें से मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, बी है पीयूष ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि और डी है पीनियल ग्रंथि।
इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। फायरमैन ने बी लिखा है, तनसुख ने भी बी लिखा है, प्रिंस ने भी बी, रामवीर वैसला ने भी बी लिखा है। सी कैसे होगा भाई? इसका आंसर होगा बी। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे निकलने वाला जो हार्मोन होते हैं वो अन्य सारी ग्रंथियों के जो कार्य होती है या क्रिया होती है उन पे नियंत्रण रखते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि पे नियंत्रण कौन रखता है? तो वो रखता है आपके हाइपोथैलेमस, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो वो होता है हाइपोथैलेमस। तो आपके प्रश्न पूछा जाए कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और कारण यही है कि इससे जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखते हैं। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, वेसोप्रोसिन हार्मोन, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन या उपरोक्त सभी? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। लक्ष्मी जार लिख रहे सर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? फॉर्म का पता नहीं है भाई, फॉर्म शायद आगे एक्सटेंड कर दिया है इसका, लेकिन जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, आप तैयारी तो कीजिए। प्रियंका बिश्नोई 4 लिख रही है, जेठाराम लिख रहा है हेलो लक्ष्मी, अरे इधर बात कर लो, लक्ष्मी से क्या बात कर रहे हो। अनिता गुजर ने डी लिखा है। तो भाई आंसर क्या हो गया इसका? उपरोक्त सभी। ये तीनों ही जो हार्मोन्स है वो किससे स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि से होते हैं। अब इनके कार्य क्या है वो भी देख लेते हैं। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है उससे कंट्रोल करता है। अगर इसकी अधिकता हो गई तो हमारे शरीर की वृद्धि अधिक हो जाएगी, जिससे अपन जो व्यक्ति होता है वो भीमकाय नजर आता है, और इसकी कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है। तो ये हो गया वृद्धि हार्मोन, ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और वेसोप्रोसिन हार्मोन जो है ये क्या कार्य करता है? ये जो एडीएच हार्मोन होता है उसे ही वेसोप्रोसिन हार्मोन भी कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसकी कमी से क्या होता है भाई? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि रक्त नलिकाओं में जो जल का अवशोषण होता है ये उससे बढ़ाता है और मूत्र की मात्रा को कम करता है। अगर इसकी अधिकता, इसकी कमी हो गई तो मूत्र की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कौन सा रोग होता है? जिससे डायबिटीज इंसिपिडस जो रोग होता है वो इसकी कमी से होता है, जिसे अपन मूत्र में भी कह सकते हैं। तीसरा है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। ये क्या काम आता है? ये मिलेनिन वर्णक जो होता है उसके स्रवण में सहायक होता है। मिलेनिन वर्णक जो है उसका क्या कार्य है? जो हमारी त्वचा होती है उस त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? तो मिलेनिन वर्णक। तो ये तीनों ही जो हार्मोन है वो किससे स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से पुरुषों में निर्मित हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या उपयुक्त सभी? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तनसुख सी लिख रहा है, जल्दी से आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ तो इसका आंसर लक्षित डी लिख रहा है। डी कैसे होगा? पुरुष का पूछा है मैंने, तो इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। ये किस में होता है भाई? पुरुषों के अंदर। किस कार्य के लिए होते हैं ये? जो लिंग निर्धारण होते हैं पुरुषों के अंदर उसके लिए उत्तरदायी कौन होते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन। और ये जो दोनों है वो किन में होते हैं? ये मादाओं में होते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो लिंग निर्धारण के लिए होता है, और जो प्रोजेस्टेरोन है वो गर्भ धारण को नियंत्रित करने वाला कौन है? तो वो है प्रोजेस्टेरोन मादा के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है? रक्त, हार्मोन, ग्रंथि या एंजाइम्स? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सर साइंस का तो सारा ही ऊपर से जाता है, पढ़ोगे तो नहीं जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो ऊपर से जाएगा। माया प्रजापति बी लिख रही है, रामेश्वर बेसला ने डी लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तनसुख ने भी बी लिखा है। बी आंसर सही है। जो हार्मोन होते हैं उन्हें रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रासायनिक संदेशवाहक, केमिकल मैसेंजर। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में दूध के स्राव को प्रेरित करता है? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन? कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताइए भाई। तनसुख ने डी लिखा है, सरू जाट ने भी डी लिखा है, माया प्रजापत ने भी लिखा है, लक्षित ने सी लिखा है। तो देखिए इसका आंसर, सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अपना प्रश्न क्या है, कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में दूध के स्राव को प्रेरित करता है? तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, स्तनधारियों में जो दूध का स्राव होता है उसे कंट्रोल करता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अभी अपन ने देखा था, वृद्धि हार्मोन भी से कहा जाता है, ये भी किससे होता है भाई, पीयूष ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये भी पीयूष ग्रंथि से। थायराइड प्रेरक हार्मोन है ये भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, और पुटिका प्रेरक हार्मोन है ये भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो मतलब ये चारों जो हार्मोन है ये कौन से ग्रंथि से निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से। सोमेटोट्रोपिक अपन ने देखा था वृद्धि हार्मोन होता है। पुटिका प्रेरक जो हार्मोन होता है वो लिंग निर्धारण वाले जो अपने हार्मोन्स होते हैं उनके स्रवण को प्रेरित करता है। और जो थायराइड प्रेरक हार्मोन होते हैं ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण रखता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तनधारियों में दूध के स्राव को प्रेरित करता है। ये चारों किससे हो गए, पीयूष ग्रंथि से। अगला प्रश्न, निम्न में से कोलिप का हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से, पैराथायराइड ग्रंथि से या एड्रिनल ग्रंथि से? गुड मॉर्निंग, आप लेट कैसे आए? गोपाल जी कह रहे हैं कि आवाज साफ नहीं आ रही। इसका आंसर जल्दी से दीजिए भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, पैराथायराइड ग्रंथि। क्यों भाई, पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है। इसके बारे में किसने बताया था, कोलिप नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कोलिप का हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो गया, पैराथायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न, निम्न में से थायराइड की आत्महत्या किस रोग को कहा जाता है? जड़ मानवता, हाशीमोटो का रोग, टिटेनी या मिक्सिडिमा? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। भाई 10वें प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा हाशीमोटो का रोग। इसमें क्या होता है कि इसमें जो थायराइड हार्मोन होता है उसके ये श्रवण को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इसमें क्या होगा कि जो थायराइड की है ना ग्रंथि वह खुद ही क्या हो जाती है, नष्ट होने लगती है। थायराइड हार्मोन क्या होता है भाई, इसमें कमी होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इसलिए इसे क्या कहते हैं, थायराइड की आत्महत्या भी इसे कहा जाता है। जड़ मानवता जो है ये भी थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। टिटेनी जो है ये पीटीएस हार्मोन की कमी से होता है, पैराथार्मोन हार्मोन। टिटेनी के अंदर क्या होगा भाई, ये पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से होता है। पैराथार्मोन हार्मोन का कार्य क्या होता है कि अस्थियों में अतिरिक्त जो कैल्शियम होता है उसे ये रक्त के अंदर लाता है भाई, स्थानांतरित करता है। तो इसकी अगर कमी होगी तो क्या हो गया, इसकी कमी होगी तो जो रक्त है उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी और अस्थियों के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। तो इसे क्या कहते हैं अपन, टिटेनी कहा जाता है। जो मिक्सिडिमा है ये भी किससे होता है, ये भी थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर हो गया हाशीमोटो का रोग। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यकृत या एड्रिनल ग्रंथि? इसका आंसर भी आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। कुछ डी लिख रहे हैं, रामवीर बेसला ने सी लिखा है। तो भाई इसकी जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, वो होती है थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है भाई, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो प्रश्न आ जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो तो है यकृत। लेकिन सबसे बड़ी जब अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो कौन सी हो गई, थायराइड ग्रंथि। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है मलेरिया, टिटेनी, गेंगा या अस्थि सुषिप्ता? इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए।
ए लिख रहे हैं कुछ, सरू जाट ने सी लिखा है। जल्दी से भाई कमेंट कीजिए इसका आंसर। रामवीर ने ए लिखा है, सुबी राजपूत ने सी लिखा है, लक्षित ने भी सी लिखा है, कमलेश ने भी सी लिखा है, अच्छू ने भी सी लिखा है। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो गया? सी। जो घेंगा होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, गोइटर भी कहा जाता है या इसे गलगंड भी कहा जाता है, तो ये किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। मलेरिया जो है ये तो एक प्रकार से प्रोटोजोआ से होता है। कौन से प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। टिटेनी जो है वो अभी मैंने बताया था पीटीएस हार्मोन की कमी से होता है। और अस्थि सुशीलता किससे होता है? पीटीएस हार्मोन की अधिकता से होता है। ये किससे होता है? पीटीएच हार्मोन की अधिकता से। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। और जो टिटेनी है वो पीटीएच हार्मोन की कमी से होता है, अभी अपन ने देखा था। अगला प्रश्न, रक्त में कैल्शियम को अस्थियों में स्थानांतरित करने का कार्य कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन, पेराथार्मोन हार्मोन, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। सुबी राजपूत लिख रहे साथ में ऑफलाइन क्लास भी चल रही है। नहीं, जस्ट आपके बाद ऑफलाइन क्लास होनी है। गोपाल जी ने बी लिखा है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। लक्षित ने भी बी लिखा है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन। ये क्या कार्य करता है भाई? पहले तो इसको देखते हैं, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन हो गया? थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन। इसका कार्य क्या है? इसे अपन टीसीएच भी बोल सकते हैं। इसका कार्य हो गया कि जो रक्त है उसमें अगर अतिरिक्त कैल्शियम हो जाए, मतलब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए, तो ये क्या करता है? उस कैल्शियम को अस्थियों में प्रवाहित कर देता है, अस्थियों में स्थानांतरित कर देता है, जिससे क्या होगा भाई? अस्थियां मजबूत होती है। तो अस्थियों को मजबूत करने के लिए कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी इसके लिए आवश्यक होता है। तो भाई इसका कार्य कैसा हो गया? ये विटामिन डी की तरह कार्य भी करता है। तो प्रश्न आ जाए, कौन सा हार्मोन विटामिन की तरह कार्य करता है? तो विटामिन डी की तरह कौन कार्य करता है? थायरोकेल्सिटोनिन, क्योंकि विटामिन डी का कार्य भी यही है, अस्थियों को मजबूती देना, और इसका कार्य भी क्या है? अस्थियों को मजबूती देना। पेराथार्मोन हार्मोन अभी अपन ने देखा था, पेराथायरॉइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये क्या करता है? ये इसका विपरीत काम करता है। रक्त से कैल्शियम को अस्थियों में तो थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन स्थानांतरित करता है, और पेराथार्मोन हार्मोन अगर अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तो उसे कहां पे लेके आता है? रक्त में लेके आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से पेराथायरॉइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन, पेराथार्मोन हार्मोन, या थायराइड हार्मोन? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये क्लास कहाँ से लाइव है? तो ये भाई दोरा क्लासेज का जो क्लासरूम है सुजानगढ़ से, वहां से लाइव चल रही है। सी आंसर आ रहा है, गोपाल ने दिया है, कृष्णा भाटी ने भी सी लिखा है, सरू जाट ने सी लिखा है, लक्षित ने भी सी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी, पेराथार्मोन हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन किससे हो गए? थायराइड हार्मोन। तीनों ही ना, ये तीनों ही किससे हो गए? थायराइड ग्रंथि से हो गए। और पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हो गया? पेराथार्मोन हार्मोन, जिसे अपन पोलिप का हार्मोन भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से वह ग्रंथि है जिससे स्रावित हार्मोन प्रतिरक्षा तंत्र की मजबूती में सहायक होता है? एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या पीनियल ग्रंथि? इसका आंसर भी आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। सी आंसर आ रहा है, तो सी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं वो डब्ल्यूबीसी या एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होते हैं। किसके निर्माण में? एंटीबॉडी या डब्ल्यूबीसी के उत्पादन में सहायक होता है। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। तो एंटीबॉडी का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो प्रतिरक्षा तंत्र ये भी सेम ही तो है ना। तो प्रतिरक्षा तंत्र की मजबूती में भी कौन सा हार्मोन सहायक होगा? थाइमस हार्मोन या थाइमस ग्रंथि। इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन। अगला प्रश्न, निम्न में से थायराइड हार्मोन की कमी से होने वाला रोग नहीं है? ओस्टियोपोरोसिस, जड़ मानवता, मिक्सिडिमा, या हाशिमाटो का रोग? इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में।
बी आंसर आ रहा है, कुछ ए लिख रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? तो ओस्टियोपोरोसिस जो है वो पीटीएच हार्मोन की कमी अधिकता से होता है। तो जड़ मानवता, मिक्सिडिमा और हाशिमोटो का रोग, इसके अलावा जो घेंगा है, ये चारों रोग किससे होते हैं भाई? थायराइड हार्मोन की कमी से होते हैं। तो कौन सा नहीं होता है? ओस्टियोपोरोसिस। ये किससे होता है? ये पीटीएच हार्मोन की अधिकता से होता है, जिसे अपन अस्थि सुषिरता भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैविक घड़ी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, पीनियल ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को या थाइमस ग्रंथि को? इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमलेश ने बी लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? पीनियल ग्रंथि। कमलेश का आंसर सही है बी, पीनियल ग्रंथि। क्यों? क्योंकि इससे कौन सा हार्मोन निकलता है भाई? मेलेटोनिन व सीरोटोनिन हार्मोन। ये दोनों ही क्या कार्य करते हैं भाई? ये जो है हमारी जो शरीर की जैविक घड़ी होती है उससे नियंत्रित करते हैं। जैविक घड़ी का अर्थ क्या होता है कि अपन मान लो आप 10 दिन कंटिन्यू अगर 5 बजे उठने लग गए तो 11वें दिन अपने आप ही आपकी 5 बजे आंख खुल जाएगी। तो वो कौन नियंत्रित करती है? वो अपने शरीर की पीनियल ग्रंथि नियंत्रित करती है। इससे साबित होने वाले हार्मोन से नियंत्रण रखते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? थाइमोसिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन या उपयुक्त सभी? इसका आंसर दीजिए जल्दी से। बी आंसर आ रहा है। प्रियंका बिश्नोई, माया प्रजापत, सुबी राजपूत, गोपाल तरुजार, सभी का आंसर आ रहा है बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एड्रिनलिन हार्मोन। ये क्या कार्य करता है भाई? ये आपातकालीन सिचुएशन होती है उसके अंदर ये क्या करता है? उसके अंदर ये उसको नियंत्रित कौन रखता है? तो एड्रिनलिन हार्मोन नियंत्रित रखता है। ये किससे स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से होता है। जब आपातकालीन सिचुएशन आती है, मान लो आपके पीछे कोई कुत्ता दौड़ रहा है, तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन होते हैं? या तो आप उससे लड़ोगे या डरोगे या भाग जाओगे। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं? लड़ो या भागो हार्मोन या करो या मरो हार्मोन भी इसे कहा जा सकता है। करो या मरो हार्मोन। इसे और क्या कहा जा सकता है? आपातकालीन हार्मोन भी इसे कहा जा सकता है। इसमें आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? या तो लड़ो या भाग जाओ या फिर डरो। तो 3 ऑप्शन कौन कौन से हो गए आपके सामने? या तो आप डरोगे फियर, या आप लड़ोगे फाइट, या आप भाग जाओगे तो फ्लाइट। तो ये 3 ऑप्शन आपके सामने बचते हैं। तो इससे अपन और क्या कह सकते हैं? 3F ग्रंथि भी कह सकते हैं। किसे? एड्रिनल ग्रंथि को क्या कह सकते हैं? 3F ग्रंथि भी कहा जा सकता है। और जो थाइमोसिन हार्मोन वो थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका आंसर दीजिए। पहला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग होता है प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हरित लवक के कारण या हिपेरिन के कारण? तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। जो हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है रक्त के अंदर, उसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। प्लाज्मा तो एक रक्त का ही भाग है, जो रक्त का तरल भाग होता है उसे अपन प्लाज्मा कहते हैं। हरित लवक जो होता है ये पौधों के अंदर पाया जाता है भाई। पौधों में ये क्या कार्य करता है? पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह हरित लवक के कारण होती है। हिपेरिन जो होता है वह एक प्रकार का प्रतिस्पंदन कारक होता है जो रक्त के अंदर पाया जाता है। प्रतिस्पंदन का मतलब होता है जो ब्लड की क्लोटिंग होती है, रक्त का थक्का बनता है, तो वह रक्त का थक्का हमारी नलिकाओं के अंदर ना बन जाए उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो हिपेरिन नाम का जो ये वर्णक होता है ये इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से रक्त का पीएच मान है? ऑप्शन ए है 3.4, 6.4, 7 या 7.4। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर होगा 7.4। जो रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4, अर्थात हल्का क्षारीय होता है। भाई अपने को पता है 7 जो होता है वो उदासीन के लिए पीएच का मान होता है। अगर 7 से कम होगा
अगर जो पीएच है वो 7 से कम होता है तो कौन सा पाई होता है? अम्लीय होता है। और यदि पीएच जो है वो 7 से अधिक हो तो कौन सा माध्यम होता है? क्षारीय होता है। तो रक्त कैसा हो गया? 7.4 का, अर्थात हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में उसके भार का कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है? इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। सात 7.4 आ रहा है भाई, 7.4 ही होता है पीएच मान। इसका आंसर दीजिए आप तीसरे प्रश्न का। बी आ रहा है, सरू जाट ने बी लिखा है, सुनील वर्मा ने 7 से 8% लिखा है, विकास जोगी ने 13। 13 कैसे होगा भाई? 13 नहीं होता है। जो रक्त का अपने प्रतिशत, भाई भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो वो होता है 7। अपने 7 से 8% जो होता है भार का, वो हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, इसका आंसर दीजिए। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन ए है ग्लोबिन, बी फाइब्रिनोजन, सी हिपेरिन, डी थ्रोम्बिन। इनमें से प्रतिस्कंदन कारक कौन सा है रक्त के अंदर? तो आपको इसका आंसर देना है भाई। माया प्रजापति ने सी लिखा है। इसका आंसर दीजिए चौथे प्रश्न का। रुजाट ने भी सी लिखा है, तो इनका आंसर भाई सही है। लक्षित ने भी सी लिखा है। जो हिपेरिन होता है वो प्रतिस्कंदन कारक होता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं भाई? रक्त के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रक्त स्कंदन कारक, और एक होते हैं प्रतिस्कंदन कारक। रक्त स्कंदन कारक का मतलब होता है कि जब अपने किसी भी स्थान पर अपनी त्वचा पर चोट लग जाती है तो उस पर क्या होता है भाई? जो रक्त का थक्का बनता है, जिसे अपन मारवाड़ी में खरुंट बोलते हैं, तो वो खरुंट बनाने के लिए कौन सा भाई उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं रक्त स्कंदन कारक, मतलब जो रक्त की थक्का बनाने में सहायक होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? जो फाइब्रिनोजन है और जो थ्रोम्बिन है, ये दोनों क्या है? रक्त स्कंदन कारक है, मतलब रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। तो इसके विपरीत जो प्रतिस्कंदन कारक हैं वो कौन से पदार्थ होंगे? जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक नहीं होते। इसका मतलब भाई रक्त का थक्का अपने को चोट लगी है वहां पे तो आवश्यक है बनना, लेकिन हमारी रक्त नलिकाओं के अंदर रक्त का थक्का ना बन जाए, इसके लिए जो प्रतिस्कंदन कारक पाया जाता है वो होता है हिपेरिन। इसका क्या कार्य हो गया कि हमारी नलिकाएं होती है, जो रक्त नलिकाएं, उनके अंदर रक्त का थक्का ना बन जाए, इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो हिपेरिन होता है। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन का बताइए भाई, ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या है? हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रोटीन है। भाई जो हीमोग्लोबिन है इसके 2 भाग हो गए, एक तो हिम और एक ग्लोबिन। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है और हिम का मतलब हो गया फेरस या आयरन। जो आयरन पाया जाता है वो तो हिम वाला भाग हो गया, और दूसरा भाग है वो ग्लोबिन, ये एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? हिपेरिन। अगला प्रश्न, निम्न में से लाल रक्त कणिकाएं कहलाती है? लिम्फोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट या थ्रोम्बोसाइट? इसका आंसर दीजिए। गोपाल जी सुबह वाली क्लास नहीं हुई थी क्या आज? कमेंट आ रहा है सुबह वाली क्लास नहीं हुई आज। आयरन प्लस ग्लोबिन, हाँ सुनील वर्मा सही कह रहे हो आप। बी ऑप्शन उत्तर आ रहा है इसका। तो इसमें क्या होगा? इरिथ्रोसाइट। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये होता क्या है, तो इसको अपन ध्यान से देखते हैं भाई। जो रक्त होता है, मैं पूरा ही आपको रक्त को है वो पूरा ही समझा देता हूँ कि रक्त होता क्या है। अब रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है भाई? रक्त के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है तरल भाग, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है ठोस भाग, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं? कणिकीय भाग भी कह सकते हैं, जो कणिकाओं से निर्मित होता है, कणों से निर्मित। तो कणिकीय भाग। जो तरल भाग होता है इसे अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहा जाता है भाई। ये कितना होता है? ये रक्त के अंदर लगभग 55% के आसपास क्या होता है? प्लाज्मा। और जो कणिकीय भाग होता है ये होता है 45%। अब जो कणिकाएं होती है ये 3 प्रकार की होती है। रक्त के अंदर कणिकाएं कितने प्रकार की हो सकती है? तो ये 3 प्रकार की होती है।
जिसमें एक तो होती है लाल रक्त कणिकाएं, एक होती है श्वेत रक्त कणिकाएं और एक होती है प्लेटलेट्स। तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएं, इसके बाद में श्वेत रक्त कणिकाएं, और इसके अलावा प्लेटलेट्स। अब जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, आरबीसी। जो आरबीसी होती है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, तो वो लाल रक्त कणिकाएं हो गई। श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और प्लेटलेट्स को अपन और क्या बोल सकते हैं, पट्टिकाणु। तो ये रक्त के अंदर 3 कणिकीय भाग होते हैं। अब जो आरबीसी है इसे क्या कहा जाता है, आरबीसी को अपन इरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं। भाई साइंस की भाषा के अंदर इसे क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। और जो डब्ल्यूबीसी होती है उसे अपन ल्यूकोसाइट कहते हैं। और जो पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो ये रक्त का संगठन हो गया। रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो एक तो तरल भाग होता है और एक ठोस भाग होता है। जो तरल भाग होता है वह लगभग कितना होता है, 55% होता है, और जो ठोस भाग होता है वह लगभग 45% होता है। जो तरल भाग होता है उसे अपन प्लाज्मा कहते हैं। और जो कणिकीय भाग होता है इसमें 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उन्हें अपन आरबीसी भी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं को अपन प्यार से क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और इन्हें पट्टिकाणु कहा जाता है। अब जो साइंस के नाम है वो क्या हो गए, तो आरबीसी को अपन इरिथ्रोसाइट्स कह सकते हैं, डब्ल्यूबीसी को अपन ल्यूकोसाइट कहते हैं, और पट्टिकाणु जो होते हैं वो थ्रोम्बोसाइट होते हैं। अब इनके कार्य भी यहीं पे बता देता हूं मैं। प्लाज्मा जो है इसके अंदर क्या पाई जाती है, मुख्यतः एंटीबॉडी पाई जाती है, इसके अलावा कई प्रोटीन भी पाए जाते हैं और स्कंदन कारक जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा का जो रंग होता है वो पीले कलर का होता है। वो किसके कारण होता है, बिलीरुबिन वर्णक के कारण क्या होता है भाई, इसका रंग पीला होता है। किसके कारण, बिलीरुबिन वर्णक के कारण। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है, हमारे शरीर के अंदर जो गैसीय परिवहन होता है जैसे ऑक्सीजन, CO2, इनका तो परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होती है, तो हमारे शरीर के अंदर आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन गैस का परिवहन करता है। इसके अलावा आरबीसी की सतह पर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन और आरएच कारक पाए जाते हैं। उनसे वो क्या कार्य करते हैं भाई, हमारे शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप है उसके निर्धारण के लिए आपके शरीर के अंदर जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है डब्ल्यूबीसी, इनके अंदर एंटीबॉडी जो होती है ना उसके निर्माण में ये सहायक होती है। जो प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु होते हैं ये क्या कार्य करते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण करते हैं, जो किसके लिए उपयोगी होता है, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का बनता है उसके बनाने के लिए ये सहायक होता है। तो ये था रक्त का, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में उपस्थित तरल भाग होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। इसका आंसर दीजिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में। डी आंसर आ रहा है, डी। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा भाई, डी प्लाज्मा। अभी अपन ने देखा था ना, देखिए यहाँ पे कि रक्त का जो तरल भाग होता है इसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। तो आपका प्रश्न क्या था, रक्त में उपस्थित तरल भाग होता है, क्या होता है भाई, प्लाज्मा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, रक्त का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी, हिमोपाइसिस, हेमेटोलॉजी या एंजियोलॉजी। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। रक्त होता है, इसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, हिमेट जो वर्ड है वो अपन रक्त के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया वो सी होगा, हेमेटोलॉजी। तो रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई, हेमेटोलॉजी। हाँ सी आंसर आ रहा है सभी का, लक्षित का भी सी है, सरुजाट का भी सी है, राहुल पुरोहित का भी आंसर सी है। हाँ वेरी गुड, आपका आंसर सी है। अगला प्रश्न देखिए, ये शायद सही नहीं दिख रहा होगा आपको।
सेलेक्ट वाला कहाँ पे गया? अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन होक, विलियम हार्वे या रॉबर्ट ब्राउन? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है इसका खोज किसने की थी? सी आंसर आ रहा है विलियम हार्वे। बी आ रहा है, बी नहीं होगा भाई लक्षित, इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। तो सी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। जो विलियम हार्वे है तो उन्हें रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका है उसको सर्वप्रथम किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक पूछ लिया जाए आपको प्रश्न में क्या एग्जाम के अंदर, तो क्या होगा भाई? रॉबर्ट हुक। इसके अलावा ल्यूवेन होक, इन्होंने जो लिविंग सेल्स होती है, जीवित कोशिकाएं, तो उनकी खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन होक ने की थी। इसके अलावा जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो जो आपके कोशिका होती है उसका जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ल्यूवेन होक ने जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम किन्होंने देखा? तो ल्यूवेन होक ने देखा। तो आपके प्रश्न जो है इसका आंसर क्या हो गया? विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है? ऑप्शन ए है रक्त का पीएच मान 6.4 होता है। ऑप्शन बी है रक्त का लाल रंग बिलीरुबिन वर्णक के कारण होता है। ऑप्शन सी है रक्त का 20% भाग प्लाज्मा होता है। और या डी ऑप्शन है रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो इसका सही आंसर दीजिए कि इनमें से सत्य कथन कौन सा है? डी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में। हर्षाली शर्मा ने भी डी लिखा है, माया प्रजापत ने भी डी लिखा है, तरु जाट ने भी डी लिखा है, लक्षित ने भी डी लिखा है, अच्छू ने बी लिखा है। बी कैसे होगा भाई? अंजना कुमारी ने भी डी लिखा है। अब सभी का आंसर डी आ रहा है। विनोद मीणा ने भी डी लिखा है भाई, वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो गया? डी। रक्त जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी मतलब फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। उत्तक का क्या मतलब है भाई? जो कोशिकाएं होती है उनका समूह जो होता है उसे अपन उत्तक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ये सत्य कथन है। इसके अलावा रक्त का जो पीएच मान है वो कितना होता है भाई? 6.4 ना होकर कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का लाल रंग बिलीरुबिन वर्णक के कारण नहीं होता है। जो रक्त का लाल रंग है ये किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। तो भाई बिलीरुबिन किसके अंदर पाया जाता है? ये प्लाज्मा के अंदर, जो प्लाज्मा का पीला रंग होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है कौन? हीमोग्लोबिन, क्या बिलीरुबिन। और हीमोग्लोबिन जो किसके लिए? रक्त के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। रक्त का 20% भाग प्लाज्मा होता है। अरे 20% कैसे होता है? अभी अपन ने देखा था कितना होता है? 55%। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, लाइकोपीन के कारण, बिलीरुबिन के कारण या फिर जेंटोफिल के कारण? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। हर्षाली शर्मा ने सी लिखा है। हाँ लक्षित राहुल, 55% होता है प्लाज्मा। तरुजाट, लक्षित सभी का सी आंसर आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? सी आंसर होगा। जो बिलीरुबिन होता है इसके कारण क्या होता है? प्लाज्मा का पीला रंग होता है। तो एक बाकी के क्या है भाई? हीमोग्लोबिन क्या हो गया भाई? रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अभी अपन पिछले प्रश्न में देखा था। लाइकोपिन क्या होता है? लाइकोपिन किन में पाया जाता है भाई? टमाटर के अंदर पाया जाता है। तो टमाटर का लाल रंग होता है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो वो लाइकोपिन है। जेंटोफिल किन के अंदर पाया जाता है? तो पौधों के अंदर जो फूल होते हैं उनके पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो पौधों में फूलों के पीले रंग के लिए, पीले रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो वो जेंटोफिल। और हीमोग्लोबिन रक्त के लाल रंग के लिए होता है। और बिलीरुबिन किन के लिए होता है? तो प्लाज्मा में पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, ए, बी व ओ रक्त समूह की खोज किसने की थी? विनर ने, कार्ल लैंड स्टीनर ने, डी कोस्टेलो व स्टर्ली ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। मंजू चौधरी लिखिए गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आगे क्या आप इस कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं ना ये?
लैंड स्टोनर आ रहा है आंसर, बी ऑप्शन आ रहा है। संजू, पप्पू, लक्षित, मंजू चौधरी, लक्षित सभी ने बी आंसर दिया है भाई। तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया उनका आंसर सही है। तो अपना प्रश्न क्या है, ए बी व ओ रक्त समूह की खोज किसने की? तो वो थे कार्ल लैंड स्टीनर। तो भाई ये कौन है? डी कोस्टेलो व स्टर्ली। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं भाई? ए बी व ओ। तो अपन ने देखा कि भाई ए बी व ओ रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो बच्चा कौन सा? ए बी। तो ए बी रक्त समूह जो है इसकी खोज किसने की थी? डी कोस्टेलो व स्टर्ली ने। और जो लैंड स्टीनर व विनर है इन दोनों ने मिलकर किसकी खोज की? आरएच कारक जो होते हैं उनकी खोज किसने की? तो आ जाता है भाई कार्ल लैंड स्टीनर व विनर ने। और ए व बी और ओ रक्त समूह की खोज तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की। अगला प्रश्न, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अस्थि मज्जा में, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर दीजिए भाई जल्दी से। माया प्रजापति सी लिख रही है, भोले का भगत जी लिख रहा है। जी क्या होता है? जी तो ऑप्शन ही नहीं है। बच्चों लिख रहे हैं आऊंगी ना, कहाँ होगे भाई? जाट ने सी लिखा है। अस्थि मज्जा आंसर दे रहा है राहुल पुरोहित। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है ये आपसे पूछा गया है। प्लीहा, माइटोकॉन्ड्रिया, अस्थि मज्जा, इनमें से कोई नहीं। सभी का आंसर सी आ रहा है। तो अस्थि मज्जा इसके अंदर क्या होता है भाई? आरबीसी का निर्माण होता है। ये किसमें पाई जाती है? जो हमारी अस्थियां होती है उनके अंदर ये नरम एक उत्तक की भांति संरचना होती है जहां पे क्या होता है भाई? रक्त आरबीसी जो होती है उसका निर्माण होता है। तो प्लिया क्या है भाई? प्लिया जो होता है इसके अंदर जो मृत आरबीसी होती है उनका नष्ट कौन करता है? तो प्लिया करता है। इसे भाई मृत जो आरबीसी है को नष्ट करने का कार्य कौन करता है भाई? प्लिया। इसीलिए प्लिया को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए आरबीसी का कब्रिस्तान कौन होता है? तो भाई प्लिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे शरीर में जो एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, इसलिए अपन को क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस भी इसे कहा जाता है। तो प्रश्न आपका क्या है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है आपके अस्थि मज्जा के अंदर। और प्लिया को अपन क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि प्लिया या स्प्लीन के अंदर क्या होता है? इसे अपन क्या कहते हैं? स्प्लीन भी कह सकते हैं। प्लिया या स्प्लीन के अंदर क्या होता है? जो मृत आरबीसी होती है उसको नष्ट करने का कार्य कहां पे किया जाता है? तो प्लिहा या स्प्लीन के अंदर। अगला प्रश्न, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका आंसर दीजिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ये रसोई क्या है? मृत को निष्क्रिय प्लिया। हाँ सही है आपका आंसर भाई। स्प्लीन, तिल्ली। हाँ तिल्ली भी बोलते हैं स्प्लीन को, या प्लिहा भी कहा जाता है। प्लिहा जो होती है ये अपने शरीर के अंदर जो रक्त आरबीसी होती है उसे स्टोर करने का भी कार्य करती है। अगर हमारे रक्त के अंदर अतिरिक्त आरबीसी हो जाए, आरबीसी की अधिकता हो जाए, तो जो अतिरिक्त आरबीसी होती है उसे क्या करता है? प्लिया क्या करता है? स्टोर कर लेता है। इसलिए अपन इसे शरीर के अंदर जो आरबीसी या रक्त का ब्लड बैंक भी कहते हैं। इसे कहते हैं प्लिया या स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है भाई? इसका आंसर दीजिए। 60 दिन, 150 या फिर 180 या 120 दिन? राहुल दिख रहा है सर पावर हाउस मतलब रसोई घर है। पावर हाउस मतलब रसोई घर नहीं होता है भाई। पावर हाउस का मतलब होता है ऊर्जा बनाने वाला हाउस। का आंसर दीजिए। डी ऑप्शन आ रहा है। दीपक ने भी डी लिखा है, रितु चौधरी ने भी डी लिखा है, लक्ष्मी गुजर ने भी डी लिखा है। डी 120 दिन। तो भाई जो आरबीसी होती है इसका जीवन काल कितना होता है? पंकज ने भी डी लिखा है। हाँ आप सभी का ये क्या है भाई? विनोद मीना ने क्या 021 क्या होता है? सभी का आंसर आ रहा है 120। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है भाई? 120 दिन का होता है। उसके बाद में जो आरबीसी होती है वो धीरे धीरे अपने आप क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। आरबीसी क्या होती है? लाल रक्त कणिकाएं होती है। अगला प्रश्न है, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? अस्थि मज्जा, हृदय, प्लीहा या रक्त? इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए। तेरहवें प्रश्न का आंसर दीजिए भाई। हाँ वो 120 दिन वाला तो हो गया। 12 14वें प्रश्न का आंसर दीजिए आप। रक्त का तो शरीर का ब्लड बैंक है उसे किसे कहा जाता है भाई?
हृदय, हृदय नहीं होगा राहुल। तरु जाट ने भी सी लिखा है। सभी के आंसर, किसी ने, राजा राम ने ए लिखा है। अस्थि मज्जा कैसे होगा? अस्थि मज्जा तो आरबीसी का निर्माण करता है। ब्लड बैंक का क्या कार्य होता है? ब्लड बैंक में क्या ब्लड का निर्माण थोड़ी होगा। ब्लड बैंक के अंदर तो रक्त का स्टोर होना होता है, जिसमें अपन को जब भी जरूरत हो तो उसको वापस अपन काम में ले सके। तो अस्थि मज्जा उसमें तो निर्माण होता है, स्टोर थोड़ी होता है। सी आंसर आ रहा है सभी का। रोशन लाल ने भी सी लिखा है, राजा राम ने ए लिखा है। ए नहीं होगा, सी आंसर होगा इसका। तो शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? सी, प्लीहा या स्प्लीन को। क्यों कहते हैं भाई इसे ब्लड बैंक? क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की अधिकता हो जाती है, या संख्या जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, तो जो अतिरिक्त आरबीसी होती है, भाई जितनी अपने को चाहिए उतनी तो अपन यूज कर लेते हैं, उसके अलावा जो अतिरिक्त आरबीसी होती है उसे प्लीहा या स्प्लीन के अंदर स्टोर किया जाता है। स्टोर करने का मतलब हो गया कि जब भी आपको आगे कभी भी आरबीसी की जरूरत होगी तो उसे वापस काम में लाया जा सकता है। तो जो प्लीहा और स्प्लीन है, इसे अपन क्या कह सकते हैं? शरीर का ब्लड बैंक भी कह सकते हैं। अस्थि मज्जा में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है, अभी अपन ने देखा था। और जो हृदय है, ये क्या कार्य करता है भाई? ये जो रक्त है, रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? रक्त को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो वो होता है आपका हृदय। और रक्त तो आपको पता ही है, ब्लड, उसी की तो अपन बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आरबीसी में ऑक्सीजन गैस के परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? एंटीजन, केंद्रक, एल्बुमिन या हीमोग्लोबिन? इसका आंसर दीजिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सी आंसर आ रहा है, सी नहीं होगा। इस और बताइए। हाँ, राहुल लिख रहा है हर अंग तक पहुंचाना। हाँ, हर अंग तक पहुंचाना या ब्लड को पंप करने का कार्य ही होता है रक्त का। लक्षित, माया, रविंद्र, नेहा, सभी का डी आंसर आ रहा है। रोशन लाल ने भी डी लिखा है, मंजू ने भी डी लिखा है, हीमोग्लोबिन। तो जो आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन गैस के परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो वो होता है आपके हीमोग्लोबिन। किस रूप में होता है भाई? जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसके रूप में क्या होता है? रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है उसका परिवहन होता है। तो आपके प्रश्न पूछ लिया जाए किस रूप में होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन जो होते हैं वो आरबीसी के सतह पर पाए जाते हैं, जो हमारे रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। रक्त समूह या जो ब्लड ग्रुप होता है उसके निर्धारण के लिए उपयोगी होते हैं। ये किन में पाए जाते हैं? तो ये आरबीसी की जो सतह होती है उस पे ये कौन पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन को अगर अपन देखें तो एंटीजन कैसे होते हैं भाई? मान लीजिए ये आरबीसी है, तो इसकी सतह पर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं भाई? हमारे शरीर के अंदर जो रक्त निर्धारण होता है रक्त समूह का, उसके लिए ये सहायक होते हैं। अब किस प्रकार सहायक होते हैं वो देखिए। एक तरफ मैं एंटीजन लिख रहा हूं और दूसरी तरफ में रक्त समूह या ब्लड ग्रुप लिख रहा हूं। यदि आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। यदि यहां पे बी एंटीजन पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। यदि यहाँ पे ए व बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं तो ब्लड ग्रुप होता है ए व ए बी। और अगर ए व बी दोनों ही ना पाए जाए, ए व बी दोनों ही ना, अगर दोनों ही एंटीजन अनुपस्थित हो तो ब्लड ग्रुप आपका कौन सा होता है? ओ होता है। अभी जो आरएसपी का एग्जाम है उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था कि जो ए बी है रक्त समूह है, उसके आरबीसी पर कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, कौन से समूहजन पाए जाते हैं? इसको अपन समूहजन भी कह सकते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसके अंदर कौन से पाए जाएंगे? ए व बी दोनों पाए जाएंगे। तो किन के सतह पर पाए जाते हैं ये भी पूछ सकते हैं, तो आरबीसी के सतह पर पाए जाते हैं। तो आरबीसी के कार्य में एक कार्य ये भी हो गया कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप या रक्त समूह है उसका निर्धारण करना। और इसके अलावा आरबीसी का एक कार्य मैंने पहले बताया था, जो हीमोग्लोबिन के रूप में क्या होता है भाई? हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका परिवहन करने में भी ये सहायक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन गैस के परिवहन के लिए, और एंटीजन रक्त समूह का निर्धारण करने के लिए।
वो देखिए आप इसका आंसर दीजिए। ब्लड ग्रुप रक्त समूह है ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समुजन है। ऑप्शन ए है ए तथा बी दोनों, बी है केवल बी, सी न तो ए और डी है केवल ए। तो कल मैंने आप सभी को एक प्रश्न आया था ऐसा जिसके अंदर मैंने बताया था कि एंटीजन या समूहजन पाए जाते हैं किन पे भाई, आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो रक्त समूह होते हैं ब्लड ग्रुप उनका निर्धारण करने में सहायक होते हैं। तो इसको आप वापस देख सकते हैं एक बार कि जो मैंने बताया था कि जो आरबीसी होती है इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं भाई, इसकी सतह पर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, ए व बी। तो यदि ए एंटीजन पाया जाए तो ब्लड ग्रुप होता है ए, बी एंटीजन पाया जाए तो ब्लड ग्रुप होता है बी। यदि ए व बी दोनों पाए जाएं तो ब्लड ग्रुप होता है आपके ए बी, और यदि ए व बी दोनों ही ना पाए जाएं तो ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन है, मतलब जो लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, तो इनके अंदर कौन सा समूहजन होगा। तो ओ वाले व्यक्ति में अपन ने देखा कि ए व बी दोनों ही नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर इसमें शायद जो अपना ऑप्शन है उसके अंदर ही शायद मिस प्रिंटिंग हो गई, न तो ए व न ही बी। तो कौन से समूहजन होते हैं भाई, ना तो ए पाया जाता है और ना ही बी पाया जाता है, दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ना ही ए ना ही बी, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रक्त में रक्त समूह निर्धारण करने से संबंधित एंटीजन पाए जाते हैं प्लाज्मा में, लाल रक्त कणिकाओं पर, श्वेत रक्त कणिकाओं पर या प्लेटलेट्स पर। इन चारों में से किन पे पाए जाते हैं, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग मंजीत, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। ये आंसर आ रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं। इसका सही आंसर होगा लाल रक्त कणिकाओं पर। मैंने बताया था कि जो एंटीजन होते हैं रक्त समूह से निर्धारण के लिए जो होते हैं वो आरबीसी पे पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर। तो जो आरबीसी की सतह मतलब आरबीसी को क्या बोल सकते हैं अपन, लाल रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा का क्या कार्य है भाई, प्लाज्मा में तो एंटीबॉडी पाई जाती है। और श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है, श्वेत रक्त कणिकाओं में क्या होता है भाई, ये किस लिए उपयोगी होती है, तो इसमें भी क्या होती है, जो एंटीबॉडी या इम्यूनिटी होती है उसके विकास के लिए आवश्यक होती है। जो प्लेटलेट्स है उनका क्या कार्य होता है, तो इनका कार्य होता है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण करती है चोटग्रस्त स्थान पर, जिससे क्या होता है जो रक्त का थक्का बनाने में ये सहायक होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लाल रक्त कणिकाओं पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से रक्त स्कंदन कारक है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन या ए व बी दोनों। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। किरण लिख रही है सिलेबस क्या है, सिलेबस तो बताओ। जस्ट अभी सर ने बताया सिलेबस, इससे पहले वीडियो में आप जाके चेक कीजिए यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल पे। डी ऑप्शन आ रहा है सभी का। राजवंती ने लिखा राम राम जी, राम राम जी भाई। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ए व बी दोनों, मतलब ए व बी दोनों ही होंगे। तो सही आंसर क्या हो गया, डी। तो रक्त स्कंदन कारक कौन कौन से हो गए, फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन। रक्त स्कंदन का मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक। जब भी हमारी चोट लगती है तो चोट के स्थान पर जो रक्त का थक्का बनता है जिसे अपन खरूंट भी बोलते हैं, तो उसको बनाने में सहायक होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, रक्त स्कंदन कारक कहा जाता है। तो जो रक्त स्कंदन कारक है वो कौन कौन से होते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन। और इसके अलावा जो हिपेरिन है, इसका मैंने कल चर्चा की थी, ये होता है प्रतिस्कंदन कारक। जो रक्त का थक्का होता है उसे बनाने के लिए रोकने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, हिपेरिन करता है। ये भाई क्यों जरूरी है, क्योंकि कहीं हमारी रक्त नलिकाओं के अंदर रक्त का थक्का ना बन जाए, इसके लिए कौन आवश्यक होता है, हिपेरिन होता है। तो इसका आंसर हो गया आपके डी ऑप्शन। रक्त में मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है अस्थि मज्जा में, यकृत में, प्लीहा में या किडनी में। इसका आंसर जल्दी से दीजिए।
सी आंसर आ रहा है। माया प्रजापति ने सी लिखा है इसका आंसर, तो सी आंसर आपका सही आंसर है भाई। प्लिया में मैंने कल ही बताया था आपको कि जो मृत आरबीसी है उसको नष्ट करने का कार्य कौन करता है, तो प्लिया या स्प्लिन। इसे अपन और क्या बोल सकते हैं, तिल्ली भी कहा जाता है इसे। तो ये जो संरचना होती है प्लिया की, इसमें क्या करते हैं, एक तो इसे मृत आरबीसी होती है उसे नष्ट करने का कार्य किया जाता है, और इसके अलावा जब हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या में अधिकता हो जाती है तो उस जो अतिरिक्त आरबीसी होती है उसे स्टोर करने का कार्य भी कौन करती है, ये प्लीहा करती है। तो प्लीहा को अपन क्या कह सकते हैं, मृत आरबीसी को नष्ट करने वाली, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान इसे कहा जा सकता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। सीधा प्रश्न आ जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा या स्प्लीन को। इसके अलावा इसे ब्लड को संचित करने के लिए इसे क्या कह सकते हैं अपन, ब्लड बैंक भी कहा जाता है मानव शरीर का। अस्थि मज्जा में क्या होता है भाई, अस्थि मज्जा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। बोन मैरो भी कहते हैं इसे। यकृत के अंदर क्या होता है भाई, जो भी स्कंदन कारक होते हैं या प्रतिस्कंदन कारक होते हैं उनका स्त्रवण यकृत करता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर के अंदर जो अमोनिया होती है विषाक्त पदार्थ, उसको यूरिया में कन्वर्ट करने का कार्य भी यकृत के अंदर होता है। इसके अलावा जो पित्त रस होता है उसका स्त्रवण भी कौन करता है, तो यकृत करती है, यकृत या लीवर। किडनी में क्या होता है भाई, किडनी जो होती है वो हमारे शरीर में जो विषाक्त पदार्थ, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं मूत्र, उसको छानने का कार्य कौन करती है, तो वो किडनी करती है। मूत्र से रक्त को अलग करने का कार्य किडनी के द्वारा या वृक्क के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया प्लीहा या स्प्लीन। अगला प्रश्न है, वायरस के संक्रमण में निम्न में से कौन सी स्थिति होती है, आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, आरबीसी की संख्या में कमी होती है, या डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होती है। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। रोम रोम सुरेश, इसने रोम रोम लिखा है तो रोम रोम ही बोलना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है जल्दी से बताइए, वायरस के संक्रमण के दौरान क्या होता है। डी आंसर आ रहा है, नेहा ने ए लिखा है। ए कैसे होगा नेहा, राजवंती ने भी डी लिखा है। इसको देखिए, जो डब्ल्यूबीसी होती है इसे अपन क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है। इनकी संख्या हमारे शरीर के अंदर कितनी होती है, तो इनकी जो संख्या होती है वो 6000 से 8000 mm³ ऑफ ब्लड, ये इतनी संख्या में पाई जाती है। अब यदि इनकी संख्या में कमी हो जाती है तो जो डब्ल्यूबीसी होती है इनका कार्य होता है इम्यूनिटी का विकास करना। इनका कार्य क्या होता है भाई, जो इम्यूनिटी होती है हमारे शरीर के अंदर, या जिसे अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसका विकास करना जो है किसका कार्य होता है, डब्ल्यूबीसी का। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि वायरस के संक्रमण में निम्न में से कौन सी स्थिति होती है। तो भाई आप सभी ने देखा है 2019, 2020, 21 के अंदर क्या भाई कोरोना वायरस चला था आपने, तो कोरोना के अंदर क्या हुआ था, एंटीबॉडी जो इम्यूनिटी थी वो कमजोर होने लगती है। तो डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है, इम्यूनिटी का विकास करना। तो कमजोर किस वजह से हुई भाई, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाती है, कमी होने से तो क्या होगा, इम्यूनिटी कमजोर होगी। तो ये किसके दौरान होता है, वायरस के संक्रमण के दौरान। तो इसका आंसर हो गया डी, डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल या न्यूट्रोफिल। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कि सबसे छोटी जो रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी, वो कौन सी होती है। हाँ, मंजू ने लिखा है लॉकडाउन हुआ था। हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन हुआ था। सुनील वर्मा लिख रहा है आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी 600:1। आप बिल्कुल सही लिख रहे हो, वो भी प्रश्न आएगा, अपन आगे उसकी चर्चा करेंगे। विनोद मीणा ने ए लिखा है। ए कैसे होगा भाई, इसका आंसर ए नहीं होगा। तो सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है वो होती है लिम्फोसाइट।
और जो सबसे बड़ी होती है वो होती है मोनोसाइट। सबसे छोटी कौन सी होगी? लिम्फोसाइट। इनका कार्य होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना। तो ये होती है लिम्फोसाइट, ये भी एक प्रकार की WBC है। चारों ही एक प्रकार की क्या है भाई? WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जिनमें सबसे छोटी लिम्फोसाइट होती है और सबसे बड़ी मोनोसाइट होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण करती है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखो। माया प्रजापति ने प्लेटलेट्स लिखा है, बिल्कुल प्लेटलेट्स इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। कृष्णा ने भी सी लिखा है, जाट ने 3 लिखा है, सुरेश ने भी सी लिखा है, अखिल गुजर ने भी सी लिखा है, विनोद ने भी सी लिखा है। भाई आप सभी का आंसर एकदम सही है। इसमें कौन होती है भाई? थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण कौन करती है? तो वो होती है प्लेटलेट्स। अब जो प्लेटलेट्स है इनका क्या कार्य होता है? तो इसको भी अपन विस्तार से देख लेते हैं भाई। जो प्लेटलेट्स होती है इन्हें अपन और क्या कहते हैं? पट्टिकाणु भी कहा जाता है, या बिंबाणु भी इन्हें कहा जाता है, या इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट्स भी इन्हें कहा जाता है। तो जो प्लेटलेट्स होती है इनका कार्य क्या होता है हमारे शरीर के अंदर? ये होती है जब चोटग्रस्त स्थान होता है उस पे रक्त का थक्का बनाने में ये सहायक होती है। किस कारण होती है भाई? क्योंकि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण करती है। चोटग्रस्त स्थान पर थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण करके रक्त का थक्का बनाती है। क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है। अब यदि इनकी कमी हो जाए तो क्या होता है भाई? जो प्लेटलेट्स है इनकी कमी हो जाए तो क्या होता है? डेंगू का जो रोग सुना होगा ना सभी ने, तो डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है। इसकी भी डेंगू की क्या 2 फेज होती है। जो फर्स्ट फेज होती है इसके अंदर तो क्या होगा भाई? प्लेटलेट्स की संख्या क्या हड्डी तोड़ बुखार होता है, मतलब तेज बुखार होता है जिसके अंदर बदन दर्द भी होता है। और जो सेकंड फेज होती है इसके अंदर क्या होता है? प्लेटलेट्स में भारी गिरावट होती है। जो प्लेटलेट्स होती है इनकी संख्या में कमी आती है। तो ये तो डेंगू हो गया। और अधिकता हो जाए तो क्या होगा? जो प्लेटलेट्स है इनकी अधिकता हो जाए तो क्या होगा भाई? इनका कार्य क्या है? चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का बनाना। अब अगर इनकी अधिकता हो गई तो जो हमारी रक्त नलिकाएं होती है उनके अंदर भी क्या होता है? ब्लड की क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, अर्थात रक्त का थक्का बनने लगता है, जिससे क्या होगा भाई? जो ब्लड है उसका फ्लो रुकेगा। तो अधिकता से क्या होगा? रक्त नलिकाओं में रक्त का थक्का बनेगा। और जो प्लेटलेट्स है उनकी संख्या किन में पाई जाती है भाई अधिक? तो जो आपने सुना होगा जब किसी को डेंगू का रोग होता है तो अपन सुनते हैं कि भाई क्या बोलते हैं? जो बकरी का दूध होता है उसके अंदर क्या उसको बकरी का दूध पिलाया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि उन बकरी के दूध के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इन्हें क्या पिलाया जाता है? बकरी का दूध। तो ये आपके प्लेटलेट्स हो गए, जिसका कार्य तो हो गया चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का बनाना। कमी से डेंगू रोग होता है और अधिकता से जो हमारी रक्त नलिकाएं होती है उनके अंदर क्या होता है भाई? ब्लड की क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? निम्न में से थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण कौन करती है? तो प्लेटलेट्स करती है। और ये किस लिए उपयोगी होता है? हमारी जो चोटग्रस्त स्थान है उन पर रक्त का थक्का बनाने के लिए ये सहायक होता है। अगला प्रश्न है, बकरी के दूध में पाया जाता है। अभी मैंने बताया कि बकरी के दूध में क्या पाया जाती है भाई? प्लेटलेट्स। इसलिए तो ये जब डेंगू का मरीज होता है तो उसे इसको पिलाने की जो होती है वो सलाह दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है इम्यूनिटी का विकास करना, रक्त का थक्का बनाने में सहायक, गैसों का परिवहन या रक्त समूह का निर्धारण करना। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से लिख के बताइए। भाई 9वें प्रश्न का आंसर दीजिए। हाँ रोहित सुनाओ।
डी आंसर आ रहा है, कुछ किसी का ए आ रहा है। अवन चौधरी ने भी ए लिखा है, अखिल गुजर ने भी ए लिखा है, सुरेश ने डी लिखा है। डी कैसे होगा इसका? राधे राधे किरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इम्यूनिटी का विकास करना। अभी मैंने बताया था कि भाई जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, अभी अपन ने देखा था, देखो जो WBC होती है उनका क्या कार्य होता है? तो इम्यूनिटी का विकास करना। तो ये अपना प्रश्न क्या है, देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है तो इम्यूनिटी का विकास करना ही होगा इनका कार्य WBC का। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होंगी भाई? प्लेटलेट्स। अभी मैंने बताया था कि प्लेटलेट्स क्या करती है? जो रक्त का थक्का बनाने के लिए जो चोटग्रस्त स्थान होता है वहां पे थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण करती है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होगी? प्लेटलेट्स। गैसों का परिवहन और रक्त समूह का निर्धारण, इसकी अपन ने कल चर्चा की थी कि जो गैसों का परिवहन और रक्त समूह का निर्धारण कौन करती है? तो हमारे शरीर के अंदर जो RBC होती है वो गैसों के परिवहन और रक्त समूह के निर्धारण के लिए सहायक होती है। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में RBC व WBC का अनुपात होता है 600:1, 1:600, 600:7 या 7:600। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक लिख रहे हैं कुछ, जाटनी ने भी एक ए ऑप्शन बताया है, अखिल गुज्जर ने भी ए लिखा है। हाँ सभी का ए आंसर आ रहा है। मंजू ने सी लिखा है। सी कैसे होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? तो 600:1। भाई जो RBC होती है उसकी संख्या कितनी होती है हमारे शरीर के अंदर? जो नर होते हैं उनके अंदर 50 लाख mm³ ऑफ ब्लड, और जो मादा होती है उसके अंदर लगभग 45 लाख होती है। और जो WBC होती है उसकी संख्या अभी अपन ने देखी थी 6 से 8,000, 6,000 से 8,000 के बीच में होती है। तो जो RBC है उसको अपन देखो 50 लाख या 45 लाख, तो इनके मध्य का अपन लेते हैं कि 48 लाख मान लो आप। अनुपात WBC है तो ये इसको अपन कितने ले? 8,000। यदि WBC को 8,000 माना जाए और जो RBC है उसको 48 लाख माना जाए तो इसको काट के देखो भाई अनुपात क्या आता है। 3 0 से यहाँ पे 3 0 गए, 8 से 48 कितनी बार गया? 6 बार। तो यहाँ पे भाई 6 हो गया और ये 2 0 बच गए, तो 600:1। तो आपने का प्रश्न क्या है? मानव शरीर में RBC व WBC का अनुपात कितना होता है? तो सही आंसर क्या हो गया? 600:1। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो अगर कारक पूछा जाए तो कारक कौन से हो गए? थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन। और अगर WBC RBC प्लेटलेट्स में से पूछा जाए तो प्लेटलेट्स जो होती है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। RBC गैसों के परिवहन और रक्त समूह के निर्धारण में सहायक होती है। जो WBC होती है वो इम्यूनिटी के विकास में सहायक होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से सार्वत्रिक ग्राही है O-, O-, AB-, O+ या AB+ या AB+। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। इसका आंसर दो आप जल्दी से 12वें प्रश्न का। तो सार्वत्रिक ग्राही कौन सा होता है? तो इसके लिए अपन को कुछ चीजें समझनी होगी भाई। जो RBC होती है इनकी सतह पर क्या क्या पाए जाते हैं? तो एक तो होती है एंटीजन, और एक क्या होते हैं? एक तो एंटीजन पाए जाते हैं और एक RH कारक इनकी सतह पर पाए जाते हैं। तो अपने को इसमें समझना है कि जो मान लो ये ब्लड ग्रुप है, पहले अपन एंटीजन देखते हैं, एंटीजन कौन कौन से होते हैं। फिर इन पे एक एंटीबॉडी भी पाई जाती है। एंटीबॉडी पाई जाएगी आपके प्लाज्मा में, और एंटीजन होते हैं RBC की सतह पर। और आगे मैं लिखता हूं यहाँ पे ब्लड ग्रुप। भाई इस कंसेप्ट को एक बार समझ लेना, ये आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। यहां से अभी RS प्री के अंदर भी प्रश्न पूछा गया था। जो एंटीजन होते हैं
एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए व बी। अब यदि ए एंटीजन होता है तो एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, इसके विपरीत पाई जाएगी। तो इसको मैं स्मॉल बी से लिख रहा हूं। अगर एंटीजन ए पाया जाएगा तो एंटीबॉडी स्मॉल बी पाई जाएगी। तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। अब अगर बी ब्लड ग्रुप लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे बताओ, एंटीजन कौन सा होगा, बी, और इसके विपरीत एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, ए। अब मैं यहाँ पे अगर ए बी ब्लड ग्रुप लूं तो एंटीजन हो जाएंगे ए व बी दोनों। तो इसके विपरीत एंटीबॉडी कौन सी होगी, कोई सी भी नहीं होगी यहाँ पे भाई, इधर दोनों आगे तो उधर कोई भी नहीं आएगा। वैसे ही अगर ब्लड ग्रुप में ओ लिखता हूं तो यहाँ पे क्या होगे, ए व बी दोनों ही नहीं आएंगे एंटीजन के अंदर, और एंटीबॉडी में ए व बी दोनों ही पाए जाएंगे। तो ये तो आपके एंटीजन व एंटीबॉडी हो गए। इसके अलावा जो आरएच कारक होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, आरएच कारक अगर उपस्थित हो, जो आरबीसी होती है उसकी सतह पर अगर आरएच कारक उपस्थित हो तो कौन सा होगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। और अगर अनुपस्थित हो, यदि आपकी आरबीसी पर आरएच कारक अनुपस्थित हो तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, नेगेटिव होता है। अब ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो देने और लेने वाले भाई ग्राही और जो दाता होते हैं, उसमें अपन क्या देखते हैं, जो देने वाला होता है जिसे अपन क्या कह सकते हैं, दाता, इसका अपन क्या देखेंगे, एंटीजन देखेंगे। और जो ब्लड लेने वाला होगा, रिसीवर, या इसे अपन ग्राही कह सकते हैं, इसका अपन देखते हैं एंटीबॉडी। फिर इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, इसका कॉन्सेप्ट होगा कि जो ए व ए है और जो बी व बी है, ये आपस में कभी मिलने नहीं चाहिए। ए से नहीं मिलना चाहिए और बी से नहीं मिलना चाहिए। तो अब अपने को पूछा क्या है कि सार्वत्रिक, प्रश्न क्या अपना, सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है। तो अपन क्या देखेंगे भाई, सार्वत्रिक ग्राही को देखने के लिए लेने वाला पूछा अपने को ग्राही, तो ग्राही में क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। अब इसमें से कौन सा ऐसी एंटीबॉडी है जिसमें कोई सा भी, कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई सी भी एंटीबॉडी अनुपस्थित है, मतलब कोई सी भी नहीं पाई जा रही है, तो ये हो गया ए बी। इसमें देख लो आप, एंटीबॉडी है ही नहीं, तो मैच कैसे होगी भाई, मैच होगी नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो ए बी समूह है वो हो जाएगा, कौन सा ग्रुप हो जाएगा, सार्वत्रिक ग्राही। अब इसमें भी कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो आरएच पॉजिटिव वाला होता है वो नेगेटिव को नहीं दे सकता, लेकिन पॉजिटिव को दे सकता है। अब जो नेगेटिव वाला होता है वो पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है। तो अपने को क्या चाहिए, सार्वत्रिक ग्राही, मतलब जो दोनों से ले सके, पॉजिटिव से भी ले सके और नेगेटिव से भी ले सके। तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव को नहीं दे सकता, लेकिन पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। तो जो पॉजिटिव वाला है वो देखो पॉजिटिव से भी ले रहा है और नेगेटिव से भी ले रहा है। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ए बी जो पॉजिटिव होगा वो सार्वत्रिक ग्राही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए बी पॉजिटिव। और सार्वत्रिक दाता अगर अपन से पूछा जाए तो दाता के अंदर अपन को देखना है एंटीजन। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो वो हो गया आपके ओ ब्लड ग्रुप। अब अपने देखा कि भाई पॉजिटिव वाला है वो दोनों को नहीं दे सकता, लेकिन जो नेगेटिव वाला है वो दोनों को दे सकता है, इसलिए जो देने वाला होगा वो हमेशा नेगेटिव के अंदर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव। किस कौन हो गया ओ नेगेटिव, सार्वत्रिक दाता समूह। तो ये चीज आपको देखनी है भाई, ये कंसेप्ट है पूरा, कौन सा ब्लड ग्रुप किसे दे सकता है और कौन सा नहीं दे सकता। तो जो अब अगला प्रश्न है, निम्न में से सार्वत्रिक दाता समूह कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ए बी पॉजिटिव होगा या ए बी नेगेटिव होगा या ओ नेगेटिव होगा या ओ पॉजिटिव होगा। इसका आंसर लिखो भाई जल्दी से। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए, 13वें प्रश्न का, ये सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है। अभी अपन ने देखा भी था ओ नेगेटिव, आंसर आ रहा है, सभी ओ नेगेटिव लिख रहे हैं, कुछ जैसे सी ऑप्शन भी लिख रहे हैं, वो सही है भाई आप सभी का आंसर। इसको याद करने के लिए अपन एक और ट्रिक दे सकते हैं भाई, जो अपना दाता होता है वो तो हो गया ओ नेगेटिव, या अपन ग्राही जो होता है वो ए बी है। तो अब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, उसके याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक याद रख सकते हैं, जो देता है उसके पास क्या होगा भाई, हमेशा कमी होगी।
भाई जो दे रहा है उसके पास कमी हो गई ना, जैसे मेरे पास 1000 रुपए है, मैंने 500 किसी को दे दिया तो मेरे पास क्या हो गया, 500 रुपए कमी हो गए। तो जो देने वाला होगा हमेशा नेगेटिव के अंदर होगा, और जो ले रहा है सामने वाला उसके पास तो 500 रुपए जुड़ गए, तो ये ग्राही जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव के अंदर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, वो नेगेटिव। और जो सार्वत्रिक ग्राही होता है वो ये भी पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न है, क्या पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है? हाँ, नहीं, कुछ विशेष स्थिति में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी समझाया था मैंने ये भी। मुराद खान लिख रहे हैं सही समझाओ मारवाड़ी में। मारवाड़ी में भी समझाएंगे आप। दाटने लिख रही है भिखारी होगा वो नेगेटिव। अरे भिखारी कैसे होगा, वो बेचारा ले रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है भिखारी होगा, उसको जरूरत है। कुछ ऐसी स्थिति होती है भाई, किसी की स्थिति पे अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि भिखारी होगा। कल को अपन को ही कभी जरूरत पड़ जाए वो नेगेटिव की या कोई सी भी ब्लड ग्रुप की, अपन भिखारी थोड़ी बोलेंगे, तो जरूरत किसी को भी पड़ सकती है ना। तो क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले रक्त समूह को ब्लड दे सकता है? इसका आंसर बताइए जल्दी से। कुछ बच्चे ए लिख रहे हैं, कुछ बी लिख रहे हैं। अभी मैंने क्या बताया था भाई, अभी मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव वाला होता है वो नेगेटिव को नहीं दे सकता, और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, और नेगेटिव वाला दोनों को ही दे सकता है। तो विशेष स्थिति कौन सी होगी, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। तो अपना प्रश्न क्या है, प्रश्न है क्या पॉजिटिव रक्त समूह वाला नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, नहीं दे सकता है। तो एक बार वापस लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाए भाई, याद रख लेना इसको। जो पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति होता है वो नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव को दे सकता है, और नेगेटिव रक्त समूह वाला दोनों को रक्त दे सकता है। तो ये स्थिति आपको ध्यान में रखनी है भाई।